है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और मैंने आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया था कि क्या-क्या चेंजेस आने वाले टाइम में आपके आने वाले हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि नेशनल एजुकेशन 2020 में आपकी हायर एजुकेशन में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप सभी से जुड़ा हुआ पार्ट है कि हायर एजुकेशन में आने वाले टाइम में जो इस वक़्त है, वो क्या-क्या चेंज आपके आने वाले हैं। देखिए, हायर एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जो है सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1968 में आई थी, जिसे कि कोठारी कमीशन ने दिया था। 66 में कोठारी कमीशन बैठा था और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1968 में आई थी और इन्होंने पहली बार दी थी और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की थी और इन्होंने ये भी बोला था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के साथ कि हर बंदा जो है वो हर हर बच्चे को जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। 6 टू 14 इयर्स की एजुकेशन हमें यूनिवर्सल सबको फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए और ये बोलते थे कि 6% ऑफ द जीडीपी हमें एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन ये आज तक नहीं हो पाया और आज तक भी हम 6% ऑफ जीडीपी जो है वो अपनी एजुकेशन पे नहीं खर्च कर पाए और इसीलिए शायद हम अपनी एजुकेशन के टारगेट्स को भी पूरा नहीं कर पाए। सेकंड पॉलिसी जो आई थी वो आपकी आई थी 1986 में राजीव गांधी के टाइम और ये मॉडिफाइड की गई थी 1992 में नरसिम्हा राव जी के टाइम। थर्ड पॉलिसी आपकी 34 साल बाद आई है 2020 में, 5 साल के लगातार मंथन के बाद आई है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो पॉलिसी है वो कस्तूरी रंगन जी के अंडर में आई है, जो कि इसरो के चीफ थे। कस्तूरी रंगन जी जो थे वो इसरो के चीफ थे, उन्हीं के अंडर में ये पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। 9 मेंबर की कमेटी थी जिसने डिजाइन किया है और ये पूरे देश में लागू की गई है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 3 पार्ट्स पर डिपेंडेंट है। पहला ये है कि हमें इस एनपीई की जरूरत ही क्यों पड़ी 2020 की। दूसरा बात ये है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है, स्पेशली ये वाला पार्ट जो है लेक्चर का वो हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा कि हायर एजुकेशन में इस पॉलिसी में क्या क्या रखा गया है। थर्ड पार्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये इस पर फोकस करता है। तो नीट के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ बातें बताई थी कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने यूएनडीपी के 2015 के गोल्स को साइन किया हुआ है और 2015 के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो गोल नंबर 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हर व्यक्ति को देश के क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और ये हमें 2030 तक टारगेट अचीव करके देना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं जो कि एनईपी 2020 के अंदर इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। दूसरी और मेजर वजह जिसकी वजह से इस पॉलिसी की हमें जरूरत पड़ी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी एजुकेशन जो है वो हमारे नेशनल एथॉस को जो है वो मैच नहीं करती। इसलिए जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि नेशनल एथॉस, पेट्रोटिज्म, करेक्टर बिल्डिंग, इन सब के लिए जो है एजुकेशन में सारे ट्रेड्स को जो है इम्बाइब किया जाए और एजुकेशन जो है हर पर्सन के क्रिएटिव पोटेंशियल को निकाल सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है कि गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक ले जाना चाहती है बाय 2035। अभी जो हमारी 2019 की रिपोर्ट है एशे की, उसके हिसाब से जो हमारा रेशियो है, जीईआर रेशियो जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में केवल 26.3% है। 26.3% का मतलब क्या हुआ कि जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि हमारे 56.4% बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं, लेकिन जब ये बीए में आते हैं या हायर एजुकेशन में आते हैं तो आज भी हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.4% है, यानी कि जस्ट हाफ हो जाता है। गवर्नमेंट इस रेशियो को जो है वो 2035 तक 50% बढ़ाना चाहती है और इसके लिए से हायर एजुकेशन में मैसिव चेंजेस करने की जरूरत है, जिसकी वजह से भी ये एनपी लाई गई है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत पुअर है। पिछली रिपोर्ट जो भी लेटेस्ट आई थी उसके हिसाब से हमारे 8th स्टैंडर्ड का बच्चा उतना भी नहीं पढ़ पाता और उतना भी मैथ नहीं कर पाता जितना 5 स्टैंडर्ड के बच्चे को करना चाहिए। तो ना केवल स्कूल लेवल एजुकेशन पे बल्कि अगर आप हायर लेवल एजुकेशन पे आप देखें तो एक तो हमारे यहाँ इनरोलमेंट ही इतना कम है, उसके बाद जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं और जितने भी ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ निकाल रहे हैं वो सारे अनएम्प्लॉयबल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 52% जो हमारा यूथ है जो हमारे कॉलेजेस से निकल रहा है वो अनएम्प्लॉयबल है।
जबकि एक और रिपोर्ट ये कहती है कि 75% हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे अनएम्प्लॉयबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पा रही। तो एकेडमिया और इंडस्ट्री में लिंकेजेस की बहुत कमी है और हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो मार्केट चाहता है। और जो मार्केट चाहता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं और जो हम दे रहे हैं वो मार्केट नहीं चाहता। तो ये जो मिसमैच हो रहा है स्किल्स के अंदर, ये हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन हमारी मैच नहीं कर रही। इसके अलावा आप रिसर्च और इनोवेशन में अगर आप देखोगे तो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंट, इन सब में तो हम बहुत ही पुअर हैं। आपको मालूम है कि इनोवेशन और पेटेंट में हमारा स्थान बहुत पुअर आता है। वर्ल्ड की बहुत कम यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी हैं जो टॉप 100 में हमारे देश की आती हों। तो इसलिए भी जो है हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो है अपनी एजुकेशन के अंदर चेंज करें और इस एजुकेशन में चेंज हमें करना होगा, तभी हमारे को अपने टारगेट्स हासिल हो पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट एनपीई 2020 को लेकर के आई है। इसके अलावा जो है फाउंडेशनल लेवल पे भी हमें इनको ठीक करना होगा। अब आता है कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने इसके गोल क्या रखे हैं। हायर एजुकेशन के लेवल पे गवर्नमेंट का ये विजन है कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड की जाए विद इक्विटी। इक्विटी का मतलब है ऑल आर इक्वल वेदर दे आर बिलोंगिंग टू एनी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन सबको इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और इंक्लूजन किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। क्या टारगेट है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के या तो एक यूनिवर्सिटी होगी या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज से मतलब समझिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज का मतलब है जिसमें सिंगल स्ट्रीम नहीं होगा बल्कि बहुत सारे स्ट्रीम होंगे। आर्ट भी होगा, कॉमर्स भी होगा, साइंस भी होगा, बीटेक भी होगा, बीटेक बीएड एजुकेशन भी होगी, लॉ भी होगा। कई सारे स्ट्रीम्स होंगे और मिनिमम स्टूडेंट नंबर 3000 से ज्यादा होगा। तब इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में काउंट करेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस समय इंडिया में 718 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है या तो एक यूनिवर्सिटी होगी या फिर जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा। इसके अलावा जो है यूजी लेवल पे आप लोगों को जो अभी मिलता है कि कोई बच्चा बीए कर रहा है, किसी को बीकॉम की डिग्री मिल रही है, किसी को बीएससी की डिग्री मिल रही है, किसी को बीटेक की मिल रही है, एक ही डिग्री आपको मिलेगी और लिबरल डिग्री वो होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की होगी, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले पाएंगे। जो बात मैंने आपको स्कूल एजुकेशन में बताई थी कि लिबरल एजुकेशन आपको मिलेगी, वो यहाँ पर भी मिलेगी। कैसे मिलेगी इसके बारे में एक्सप्लेन मैं आपको आगे करूंगी। इसके अलावा मैंने भी बताया कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है रिसर्च की, इनोवेशंस की, पेटेंट की, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का है रिसर्च के लिए। आपने देखा कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी फरवरी में 1 फरवरी को बजट पेश किया है, एनआरएफ के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपीस का स्पेशल प्रावधान रखा है। यानी कि गवर्नमेंट अब इस रिसर्च वाले पार्ट को बहुत फोकस करना चाहती है, क्योंकि रिसर्च ही वो है जो देश की जीडीपी बढ़ाएगा और देश में जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बनेगा। अगर हमें एक भी अच्छी रिसर्च करके ले जाते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है तो उसके मेनीफोल्ड रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। कोरोना वैक्सीन का रिजल्ट अभी आपके सामने आ रहा है। इसी तरह जो रेगुलेशन होगा हायर एजुकेशन में वो लाइट लेकिन टाइट होगा। देखिए इस समय हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे पास एआईसीटी है, हमारे पास यूजीसी है, हमारे पास एमसीआई है, हमारे पास बीसीआई है, करीबन 15। इस समय हमारे देश में करीबन 15 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं। और इन सब अगर किसी कॉलेज में कई स्ट्रीम चलते हैं तो आप मान के देखिए, कभी उसे यूजीसी के पास जाना है, कभी उसे एआईसीटी के रूल फॉलो करना है, कभी बीसीआई के, कभी एमसीआई के, कभी किसी के कभी किसी के। तो वो इतना परेशान हो जाते हैं कि इन्हीं रूल्स में फंस कर रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये दूसरा मोटो है कि रेगुलेशन होना चाहिए हायर एजुकेशन का, लाइट लेकिन टाइट रेगुलेशन होना चाहिए। इसलिए इस पॉलिसी का जो मेन थ्रस्ट ऑफ द पॉलिसी जो है वो ये है कि हायर एजुकेशन में जो फ्रेगमेंटेशन है उसको खत्म किया जाए और इसकी बजाय हम मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े, जिसमें मिनिमम स्टूडेंट स्ट्रेंथ 3000 से ज्यादा हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है,
हमारे पास बहुत बड़े-बड़े कॉलेज हैं, जैसे हमारा अपना ही एमएमएच कॉलेज है, हमारे पास साथ में बहुत छोटे से कॉलेज हैं, हमारे पास गाँव में सिंगल स्ट्रीम कॉलेज है, हमारे पास खाली बीएड के कॉलेज हैं, हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हमारे पास गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, हमारे पास प्राइवेट कॉलेज हैं, हमारे पास डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास पॉलिटेक्निक्स हैं। न जाने हायर एजुकेशन कितने पार्ट्स में बटी हुई है। इस सबको एंड करके गवर्नमेंट एक ही तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, जिसमें कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 3000 स्टूडेंट से ज्यादा हो। इसलिए गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का टारगेट मैंने अभी बताया कि 50% स्टूडेंट एटलीस्ट हमारे जो है वो हायर एजुकेशन में आए 2025-35 तक। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अभी पहले इससे पहले क्लास पढ़ाई थी, कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक जो है 100% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करें। तो अगर 100% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो गवर्नमेंट का टारगेट ये भी है कि 2035 तक मिनिमम इनमें से 50% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जरूर आए। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना ये भी उसका मेन टारगेट है। अब हम आते हैं कि हायर एजुकेशन में मेन चेंजेस क्या आने वाले हैं, और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब हायर एजुकेशन का पार्ट हैं। देखिए, आने वाले टाइम में हायर एजुकेशन केवल दो तरह के रह जाएंगे। दो तरह की यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होंगी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, और एक होंगी आपकी जो कि टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी होंगी। अभी क्या है, आपके सामने बहुत तरह की यूनिवर्सिटी है। हमारे सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू टाइप, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारे सामने स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी। हमारे सामने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दयालबाग आगरा, शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी। हमारे सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमआईटी टाइप। हमारे सामने इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे सामने जो है आईआईटीज है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट इन सबको खत्म कर देगी। गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में केवल दो ही तरह की यूनिवर्सिटी रहेंगी। एक वो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च इंसेंटिव होंगी, यानी कि जिनका मेन फोकस रिसर्च पे होगा। दूसरी वो यूनिवर्सिटी जो टीचिंग इंसेंटिव होंगी, जिनका मेन फोकस टीचिंग पर होगा, यानी कि नॉलेज डिसैमिनेशन पर होगा। और ये वाली यूनिवर्सिटी जो होंगी, इनका जो होगा वो नॉलेज फाउंडेशन या नॉलेज, नई नॉलेज की खोज करना, इसके ऊपर रहेगा। तो केवल दो ही तरह की यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में हमारे पास रह जाएंगी। इसी तरह कॉलेजेस, कॉलेजेस में भी अभी आप देख रहे हो हमारे जैसा कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, बादलपुर का कॉलेज है प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज। इसी तरह बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेज हैं। इसी तरह बहुत सारे जो हैं और तरह के कॉलेजेस हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में केवल दो तरह के कॉलेज रहेंगे, और वो जो दो तरह के कॉलेज हैं वो कौन से होंगे कि एक तो रहेंगे ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज का मतलब है जो अपनी डिग्री खुद ही बांटेंगे और उनके नाम से आपको डिग्री मिलेगी। और दूसरे रह जाएंगे जो सारी यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे, यानी कि ये यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाएंगे, और ये यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी करिकुलम डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी कोर्स डिसाइड करेगी, कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, उसका करिकुलम क्या होगा, एग्जाम भी यूनिवर्सिटी लेगी। लेकिन ऑटोनोमस कॉलेज में इसका उल्टा होगा। ये लोग अपना कोर्स डिजाइन करेंगे, अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे, अपना असेसमेंट सिस्टम होगा, तो इनका एग्जामिनेशन सिस्टम भी अपना होगा, और ये डिग्री भी अपनी ही बांटेंगे। तो ये ऑटोनोमस ग्रांटिंग कॉलेज होंगे और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। तो इसी तरह से सारे कॉलेज खत्म हो जाएंगे, केवल दो ही तरह के कॉलेज रह जाएंगे, और केवल दो ही तरह की यूनिवर्सिटी रह जाएंगी। तो जो फ्रेगमेंटेशन इस समय आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशन के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी तरह की यूनिवर्सिटीज और इतनी सारी तरह की जो है आपकी इतनी सारी तरह की यूनिवर्सिटीज हैं और इतनी सारी तरह के जो कॉलेजेस हैं, ये सारा फ्रेगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। जो पहला गवर्नमेंट का टारगेट है वो ये होगा, एचईआई का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो पहला गवर्नमेंट का टारगेट है वो ये है कि जितने भी एचईआईज हैं या जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, जो है बाई 2030 तक। इसके बाद इनको हम ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इनको रिसर्च इंसेंटिव या टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाना है। मैंने भी बताया मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रीम होंगे और स्टूडेंट नंबर 3000 से ज्यादा होगा। जब आप हर डिस्ट्रिक्ट में ये बना लोगे, तो फिर इन इंस्टीट्यूट को कोशिश करोगे कि जो बन गए हैं वो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बन जाए,
या फिर वो यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो जाए, और यूनिवर्सिटीज में भी दो तरह की, या तो रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए या टीचर इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए। जितने भी सिंगल स्ट्रीम आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे सिंगल लॉ के कॉलेज चल रहे हैं, सिंगल बीएड के कॉलेज चल रहे हैं, और ऑल्सो एफिलेटेड कॉलेज, ये सब खत्म हो जाएंगे 15 साल के अंदर। आप 15 साल के अंदर ये सारे कॉलेज खत्म देखोगे, इनमें से कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। दो ही तरह के कॉलेज मिलेंगे, या तो ऑटोनोमस वाले होंगे या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आपके होंगे। तो ये दो ही तरह के कॉलेज फिर आपके रह जाएंगे। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन ग्रो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि 50% जीईआर जो वो हासिल करना चाहती है वो अकेले पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बेस पे नहीं हासिल किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि इतनी बड़ी स्टूडेंट नंबर को इतनी क्वालिटी की हायर एजुकेशन वो दे सके। तो इसलिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशन रन करेंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेजेस खोलने को प्राथमिकता देगी, जिससे कि वहां के बच्चे जो है वो क्वालिटी हायर एजुकेशन से वंचित ना रहें। इसी तरह सारी तरह के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटी, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज चला सकती हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज भी चला सकती हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम भी चला सकती हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक्रेडिटेशन हासिल कर ले एक्रेडिटेशन काउंसिल से, और एक्रेडिटेशन के सारे मानक अगर वो पूरे कर लेती हैं तो वो अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी चला सकती हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चला सकती हैं। ये तो मेजर चेंज आएगा, जो कि चेंज आपका आ रहा है प्रोग्राम्स के अंदर या आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अब आप देखिए आपकी एजुकेशन कैसे बदलेगी। अब हम इस पार्ट पर आते हैं कि अगर आप स्कूल पास करके आते हैं और बीए में एडमिशन लेते हैं, तो अभी आपके एजुकेशन क्या है, फ्रेगमेंटेड है। कोई बच्चा बीए में जाता है, कोई बीकॉम में जाता है, कोई बीएससी में चला जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास साइंस सब्जेक्ट है, उसने बीए में एडमिशन ले लिया, फिर उसका मन नहीं लगा, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे तो बीएससी में ही जाना चाहिए था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसका साल बेकार हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, गवर्नमेंट ने एक लिबरल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, और इस में जो एडमिशन होगा आपका वो सारा का सारा जो है टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, और सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूजी कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो इसी एनटीए के टेस्ट के बेस पर होगा। प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिनके की ओलंपियाड, केवीपीवाई और इसी तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हाई स्कोर होंगे, और उनमें अभी जैसे छूट मिलती है इसी तरह उन्हें अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने की छूट होगी। जो यूजी डिग्री का स्ट्रक्चर होगा, अभी आप 3 साल की बीए करते हो, 3 साल का बीकॉम, 3 साल की बीएससी, वो 3 या 4 दो पार्ट में डिवाइड होगी। 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है। उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे, यानी कि आप कभी भी छोड़कर जा सकते हो, और जब आप छोड़कर जाओगे तभी आपको उतनी ही एजुकेशन का क्रेडिट जो है आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक 4 साल का आपका बीए है, आपने पहला साल पूरे कर लिया और उसके बाद कोई वजह आ गई, आपको वो छोड़ना पड़ गया, तो आपको जो है 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 2 साल की आपने एजुकेशन पूरी की और उसके बाद आपको किसी वजह से छोड़नी पड़ जाती है अपनी एजुकेशन, लड़कों की शादी हो जाती है, लड़कों की जॉब लग जाती है, या कोई और भी रीजन है, तो आपको गवर्नमेंट डिप्लोमा दे देगी और आप आराम से छोड़ करके अपनी स्टडी बीच में जा सकते हैं। अगर आपने 3 साल पूरे कर लिए तो आपकी पूरी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, जैसे अभी प्रोवाइड की जाती है, और आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल पूरे करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, लेकिन चौथा साल जो इस बैचलर डिग्री में होगा वो रिसर्च के लिए होगा, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा, रिसर्च बेस्ड होगा। तो जो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी वो रिसर्च बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो आपकी एजुकेशन का कोई भी साल वेस्ट नहीं जाएगा। इस वक्त ऐसा ही हो रहा है, बच्चों का अगर बच्चे 2 साल पूरा कर लेते हैं, थर्ड ईयर किसी वजह से रह जाता है, तो उनके 2 साल भी बेकार हो जाते हैं और वो एजुकेशन वेस्ट हो जाती है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका कोई भी की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हर मेहनत का आपको क्रेडिट मिलेगा, और जितनी भी आप मेहनत करते हैं उतना क्रेडिट मिलेगा। ये इसका सबसे अच्छा पार्ट है। दूसरा सबसे अच्छा पार्ट है कि लिबरल एजुकेशन है, तो आप अकाउंट्स भी ले सकते हो, स्टैट्स भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लीजिए, वो 3 सब्जेक्ट चुनिए जो जिसमें आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। तो आप साइकोलॉजी ले लो, आप हेल्थ इकोनॉमिक्स ले लो, आप जो है इंग्लिश ले लो।
आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हो, लिटरेचर के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। अगर आपकी कोई बच्चा पोइट्री में बहुत अच्छा है और वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना लिटरेचर पढ़ना चाहता है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी करना चाहता है कि उसे जो है केमिस्ट्री भी पढ़नी है, साइंस में भी जाना है, तो वो दोनों ऑप्शन ले सकता है। उसके पास सारे ऑप्शन आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगे। इसके बाद अगर आप 4 साल की डिग्री लेते हो बैचलर की, तो या तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, ये एक बड़ा ऑप्शन है, या फिर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। अब यहाँ पर 4 साल पूरे करने के बाद जो मास्टर डिग्री आपको मिलेगी वो केवल 1 साल के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा चेंज है। एमफिल जो है वो खत्म हो जाएगी, हमारी यूनिवर्सिटी में तो इसी साल से खत्म कर दी गई है। ये एक मेजर चेंज आ चुका है। एक बात और, मैंने भी आपको बताया कि जितना आप पूरा करते जाओगे गवर्नमेंट आपको उतना क्रेडिट देती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है आपके लिए कि गवर्नमेंट ना आपको जो भी आप करोगे उसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएगी। एकेडमिक हिसाब से आपको डिग्री और डिप्लोमा मिलती जाएगी। उसके बाद लाइफ में आप जब कभी एजुकेशन दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे तो उसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपका देख करके कि आपने कितने कितने कोर्स कर लिए, अगर आप ऑनलाइन करते हो वो भी डिपॉजिट हो जाएगा, ऑफलाइन करते हो वो भी डिपॉजिट हो जाएगा। आप अपनी आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा इस एजुकेशन का है। इसके बाद देखिए, जिस तरह आपके ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम में चेंजेस आएगा, मास्टर प्रोग्राम में भी जो आप एमए कर रहे हो इसमें भी चेंज आएगा। इसमें भी डिफरेंट डिजाइनिंग गवर्नमेंट ने की है और ब्यूटीफुल डिजाइनिंग है। देखिए, अभी आप 2 साल का प्रोग्राम कर सकते हो, ये एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। जो बच्चे 3 साल की डिग्री करते हैं अंडर ग्रेजुएट की, वो 2 साल की अपनी एमए वगैरह की डिग्री कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने बैचलर डिग्री 4 साल की है, बैचलर डिग्री विद रिसर्च की है, वो 1 साल के अंदर केवल एमए कंप्लीट कर सकते हैं या एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। उन्हें 2 साल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये भी ऑप्शन रहेगा कि इंटीग्रेटेड जो है 5 ईयर यूजी पीजी कोर्स भी रहेगा। जैसे अभी आपका बीटेक एमबीए का कोर्स चलता है, या आपका जो है और कोर्सेज चलते हैं, जैसे बीएससी बीएड का कोर्स चलता है, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप कर सकते हो। तो आपके सामने सारे ऑप्शन है, 2 साल, 1 साल, 5 साल, आप जैसे ही मर्जी चाहे मास्टर की डिग्री कर सकते हो। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो या तो आपको अभी की तरह पीजी की डिग्री रिक्वायर्ड होगी, या फिर जो है आपके लिए 4 साल की जो है यूजी की डिग्री कंपलसरी होगी। या तो आप 4 साल की यूजी की डिग्री करो या फिर आप पीजी की डिग्री करो 5 साल वाली। तो इसके बाद आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि एमफिल खत्म कर दी जाएगी। जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी पीएचडी करने के दौरान एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स तक टीचिंग करना कंपलसरी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी जाकर टीच करना है। तो टीचिंग का एक मिनिमम नंबर का एक्सपोजर उनको उनकी पीएचडी करने के दौरान ही दे दिया जाएगा। ये इसमें एक और चेंज है। इसके बाद देखिए जो है आपकी बाकी की एजुकेशन जो है वो कैसे चेंज होती है। मेरू बनाए जाएंगे, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। जैसे आजकल आईआईटीज और आईएम्स हैं, तो आईआईटी और आईएम में बहुत सारे और कोर्सेज खोले जाएंगे। जैसे कि इन्हें बीए खोलने की इजाजत होगी, जनरल एजुकेशन देने की इजाजत होगी, और कोर्सेज देने की इजाजत होगी, और इनको कन्वर्ट किया जाएगा मेरू में। यानी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज में इनको कन्वर्ट किया जाएगा, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को। इसके अलावा एचआई जो है हमारे हायर एजुकेशन के जो है उन्हें रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का मेजर थ्रस्ट है रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर। इसके लिए गवर्नमेंट हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर खोलेगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंटर खोलेंगे, सेंटर इन फ्रंटियर्स एरियाज ऑफ नॉलेज खोलेंगे। जैसे कि कोरोना के लिए रिसर्च हो गई, ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस खोले जाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च शुरू की जाएगी, ह्यूमैनिटीज और साइंस की, सोशल साइंस की। और इसमें हेल्प करेगा आपका एनआरएफ। एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सारी रिसर्च इसके थ्रू आएंगी, प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो है इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे, ये खुलने भी शुरू हो गए हैं, कई कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर खुल भी गए हैं। फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च भी खुलने शुरू हो गए हैं, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस समय खुल रहे हैं। और एमफिल आपकी ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। इस साल से हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स भी लेकर आ रही है, तो वो फिर से शुरू होने जा रहा है वहां पर। तो ये चेंजेस आपके यूजी और पीजी की एजुकेशन में आएंगे। इसके बाद होता है बीएड में क्या चेंज आएगा। तो देखिए, बीएड में 4 साल का बीएड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बीएड होगा,
और 2030 तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को बीएड करना है तो उसे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड ही करना होगा। लेकिन बैचलर डिग्री के साथ अगर कोई बीएड करना चाहता है तो उसको बीएड 2 साल का करना होगा, जैसे वो अभी कर रहा है, तो 3 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल का बीएड। इसी तरह अगर जो है उसे वो बैचलर डिग्री 4 साल की करता है तो उसको जो है 1 ईयर का बीएड करना होगा, और 1 ईयर के बीएड और 4 साल की बैचलर डिग्री के साथ होगा। इसके बाद उसे जो है शॉर्टर टाइम का भी बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। मान लीजिए बीएड में ही कोई स्टूडेंट जो है वो डिसेबल्ड स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है, कोई स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो छोटा 6 महीने का 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है और वो स्पेशलाइज एरिया ऑफ टीचिंग को ऑप्ट कर सकता है। मान लीजिए वो चाहता है कि वो स्पेशलाइज एरिया में चला जाए तो वो स्पेशलाइज एरिया में भी जा सकता है। तो स्पेशलाइज एरिया के ऑप्शन भी उसके पास ये अवेलेबल होंगे। तो ये भी ऑप्शन बीएड में अवेलेबल होगा। 2021 तक एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव जो है करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा टीचर एजुकेशन के लिए। ये बनना भी शुरू हो गया है, 2021 में इस बार आ जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए। और ये एनसीईआरटी बना रही है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन के हिसाब से ये बनाया जा रहा है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनलाइजेशन सबसे अच्छी बात है। विदेश की यूनिवर्सिटीज हमारे देश में आए और हमारी विदेश में जाए, इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एफर्ट है। एक बार जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बन जाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस खोलेगी, जहां पर कि विदेश से आए स्टूडेंट का वेलकम भी किया जाएगा और उन्हें सारी हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये सेंटर का काम एक और होगा कि वो रिसर्च और टीचिंग के कोलैबोरेशन करेगी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएगी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, उनके साथ एमओयू साइन करेगी। हमारे स्टूडेंट वहां जाएंगे, उनके यहाँ आएंगे, हमारी फैकल्टीज वहां जाएंगी, उनकी फैकल्टीज यहाँ आएंगी। ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलेंगे। इसके अलावा जो हमारी हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो विदेशों में जाकर के अपने कैंपस खोल सकती हैं। आज ही दिल्ली आईआईटी ने तो गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी दे दिया है कि वो विदेश में अपना कैंपस खोलना चाहती हैं। और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड की हैं उन्हें ये भी इजाजत होगी कि वो हमारे देश में आकर के अपना कैंपस खोल सकती हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो लाखों डॉलर देकर के हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश की डिग्री लेने जाते हैं, वो डिग्री अगर उन्हें अपने देश में मिल जाएगी तो देश का लाखों डॉलर बचाया जा सकेगा। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन मेन थ्रस्ट, मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 50% लोगों को हमें 2030 तक वोकेशनल एजुकेशन देनी है। तो गवर्नमेंट ये टारगेट चल रही है कि 2025 तक एटलीस्ट 50% जितने भी लर्नर हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में हैं उनको हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर दे। कोई ना कोई छोटा चाहे सर्टिफिकेट कोर्स ही हो वो सीख जाए, जिससे कि वो जो है अपनी जिंदगी में अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकें। रिसर्च के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लेकर आएंगे। अब इसका ये तो था कि डिग्रीज में आपके क्या चेंज होंगे, अब आएगा करिकुलम पार्ट, क्योंकि मेन चीज करिकुलम होती है आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा आपको। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये ऑटोनॉमी दी है इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी को कि वो अपने हिसाब से करिकुलम को जो है डिजाइन कर सकते हैं, करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो है पढ़ाने का तरीका डिसाइड कर सकते हैं, पैडागॉजी, और असेसमेंट एग्जाम कैसे होगा, वो बच्चों को एसेस कैसे करेंगे, ये भी वो खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ऑटोनोमस वालों को तो खुली छूट होगी, जो कंसिस्टेंट कॉलेज होंगे वो यूनिवर्सिटी के अंडर में ये काम करेंगे। इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर होंगे जिसमें मल्टीपल एंट्री ऑप्शन होंगे और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। मैंने ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट आपको पहले ही बता दिया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन कैसे हैं। आप कितने भी एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, और लर्निंग जो होगी आपकी इसके ऊपर बेस्ड होगी। देखिए कि आप किस तरीके से एग्जाम देते हैं और आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट लैंग्वेज के, म्यूजिक के, फिलोसफी के, आर्ट, डांस, थिएटर सारे ही डिपार्टमेंट खोलेगी ताकि स्टूडेंट को हर चीज का एक्सपोजर हो सके और स्टूडेंट की जो डाइवर्स नीड है उसे पूरा किया जा सके। अगर कोई स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट लेना जा सकता है तो उसे अपने ही कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए। इसके अलावा जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स चलाएंगे। देखिए सीबीसीएस सिस्टम आने वाला है, क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज चलाएंगे और प्रोजेक्ट कराएंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट ये भी है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो कम्युनिटी के लिए काम करें, कम्युनिटी को एंगेज करें अपनी एजुकेशन के साथ। तो उनके लिए जो है
डिफरेंट प्रोजेक्ट करेंगे वो एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे, कम्युनिटी के साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए ये स्टूडेंट सेंटर टॉपिक और स्टूडेंट सेंट्रिक क्लब बनाए जाएंगे और ये सब चीज़ें इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये काम जो है करिकुलम के एरिया में किया जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है कि नेक्स्ट काम ये क्या करेंगे। तो रेगुलेशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन हायर एजुकेशन का। आज जो हमारी क्वालिटी सफ़र कर रही है वो यही है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो बहुत है लेकिन क्वालिटी चेक नहीं है। क्वालिटी चेक ना होने से और इतनी सारी मल्टीपल बॉडीज होने से हम ढंग से एजुकेशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी। इसकी घोषणा भी निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में भी की थी। इस साल यूजीसी भी खत्म, एआईसीटी सब खत्म हो जाएंगे, इसकी जगह एक हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन बनेगा। इसमें 4 तरह की यूनिट होंगी। पहली होगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये करेगी सारी एजुकेशन को रेगुलेट। तो जितनी मैं 15 आपको बता रही थी, केवल मेडिकल और लॉ को छोड़ के, यानी कि एमसीआई और बीसीआई को छोड़ के जितनी और 15-17 आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो सारी की सारी एनएचईआरसी के अंदर आ जाएंगी और ये हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एजेंसी का पार्ट बन जाएंगी। इसके फुल फॉर्म सबके याद कर लीजिएगा। देन रेगुलेशन का काम ये करेंगी। अभी जो नैक है जो कि कॉलेजेस को एक्रीडिएट करता है और एबीसी रैंकिंग प्रोवाइड करता है, उसकी जगह नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल आ जाएगी और इसका काम मेन होगा इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग देना, ताकि रैंकिंग के हिसाब से स्टूडेंट को अपना कॉलेज चूज करने में या इंस्टीट्यूट चूज करने में आसानी हो। तीसरी बनेगी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC। जितने भी कॉलेजेस को ग्रांट देनी है, ग्रांट देने का काम जो है ये हायर एजुकेशन काउंसिल तक जो है ग्रांट देने का काम वो यूजीसी, एआईसीटी कई फंडिंग एजेंसी करती है, लेकिन आने वाले टाइम में केवल एक ही होगी HEGC जो कि ये काम करेगी। इसके बाद एक होगी जर्नल एजुकेशन काउंसिल। जर्नल एजुकेशन काउंसिल का मतलब है स्टैंडर्ड का करिकुलम तैयार करना, रूल्स रेगुलेशंस तैयार करना, जो भी है ये जो है डिफरेंट बोर्ड्स के साथ मिलकर के, स्टेट के जितने भी बोर्ड्स हैं उसके लिए एजुकेशन के नॉर्म्स स्टैंडर्ड तैयार करेगी। तो इस साल आप देखेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है। इसकी घोषणा बजट में हो चुकी है। कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसमें मिक्स होती है, जिसमें कि सबसे पहले बीएड चेंज होने जा रहा है, एनसीटी इसके लिए सिलेबस बना रही है एनसीईआरटी के साथ, और नेक आपका बदलेगा और इसकी जगह केवल ये 4 तरह की काउंसिल रह जाएंगी और कोई नहीं रहेंगी। तो आप इसको प्लीज चारों के नाम याद कर लीजिएगा। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि चारों के आप नाम याद कर लीजिएगा जो है ताकि आपको ये पता नहीं कि ये कौन से हैं। और ये मैंने सजेस्टेड रीडिंग दी है। अगर आप इसके लिंक के ऊपर जाओगे तो आपको इंग्लिश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिल जाएगी और हिंदी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिल जाएगी, हाईलाइट्स भी मिल जाएंगी।